हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे, है ना? और अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हो। तो आज की जो क्लास है हमारी, वो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनकी आज बात करें। देखो, बहुत दिन से आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता की लगभग लगभग फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी और वही फॉर्मेशन थी। इसमें से मैंने एक चीज अभी स्किप की है जिसको मैं कल बताऊंगा। जैसे मैंने धर्म पढ़ाया था तो कला को स्किप किया है, कला वाले भाग। कला वाला भाग में कल बताऊंगा कि मुझे लगा थोड़ा सा ना एक फैक्चुअल पॉइंट वाली क्लास ले लेनी चाहिए। जैसे आप लोगों को लग भी रहा होगा कि यार अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया, धोलावीरा या कालीबंगा, है ना? तो इस तरीके से कुछ फैक्चुअल पॉइंट नहीं आए थे, तो मैंने एक क्लास बीच में वो वाली ली थी कि अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है हमारी, उससे रिलेटेड जितने भी हमारे कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं उन्हें हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाले फैक्चुअल क्लास को कराने के बाद कल मैं आपको इसका कला पढ़ाऊंगा और उस कला के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारे सारे फैक्चुअल पार्ट रह जाएंगे। फिर हम उसमें 2 या 3 क्लास और बनाएंगे फैक्चुअल पार्ट्स की। उसके बाद हम सीधी एंट्री करेंगे अपनी वैदिक सभ्यता में। ठीक है बच्चों? और कैसे इसका समापन हुआ था उस चीज में। तो आज हमें बात करनी है इसके फैक्चुअल पॉइंट्स की। तो फैक्चुअल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको मेंशन किया। देखें पहली क्लास में कि सिंधु घाटी सभ्यता के पाए गए जो स्थल थे उसमें से 6 ऐसे स्थल थे जिन्हें बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। जो 6 बड़े नगर हैं, मतलब कि 6 नगरों को ऐसा बताया गया कि ये वहां के बड़े नगर थे और बाकी छोटे छोटे नगर थे, इनके मुकाबले छोटे थे। ये वाली बात हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है आज। तो देख, सिंधु घाटी सभ्यता की पाए गए स्थलों में 6 को बड़े नगर कहा गया है और वो कौन कौन से थे? तो वो थे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, गनवारी वाला, है ना? ये गणवारी वाला कहाँ पर है? पाकिस्तान में। गणवारी वाला, राखी गढ़ी, धौलावीरा और काली बंगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर अप हो जाता है कि कितने स्थल थे जो बड़े थे। वो थे लगभग 6 स्थल थे, जिन 6 स्थलों में था हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, गणवारी वाला, राखी गढ़ी, धौलावीरा, काली बंगा। ये 6 स्थल हैं वहां के जो बड़े नगर की संज्ञा दी जाती है। अच्छा, कभी पेपर में आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, क्या वहां के अधिकांश जो क्षेत्र थे वो नगरीय थे? तो आपका आंसर आएगा नहीं, अधिकांश क्षेत्र नगरीय नहीं थे। अधिकांश क्षेत्र तो ग्रामीण थे। कुछ ही क्षेत्र थे जहां पर नगरीकरण फैला था, तो आंसर वहां पे नहीं लगाना है ना? लगभग 10 या 11 ही स्थल ऐसे थे जो नगरीयकरण में थे, बाकी तो कैसे थे? ग्रामीण थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरीयकरण में थी, तो पूर्णतः नगरीयकरण में नहीं थी। ठीक है ना? तो इस तरीके से इस चीज को आप वहां पर टैकल कर लेना। ठीक है? तो कितने स्थल थे? 6 स्थल थे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, गढ़वाली वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा। थोड़ी स्पीड तेज हो गई होगी, आराम से बोल देता हूँ। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, गणवारी वाला, राखी गढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा। याद हो जाना चाहिए। ठीक है ना? अब जरा समझो, मैंने आपको हड़प्पा पूरा बता रखा है अच्छे से, रावी नदी दिखा रखी है अच्छे से, मोहनजोदाड़ो बता रखा है, सिंध बता रखा है, सिंध प्रांत बता रखा है, सिंधु नदी बता रखी है अच्छे से। गढ़वाली वाला अभी पाकिस्तान में पड़ता है और पाकिस्तान में मैंने आपको दिखा रखा है। तो जो मेन पॉइंट्स है मैंने वहां पर उन चीजों को डिस्कस किया, जैसे राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, इन्हें यहाँ नहीं लिखा, इनको मैंने अलग से बताया है। और इनके जो फैक्चुअल पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ भी मेंशन कर दिए हैं। जो चीज मैंने पहले बता दी थी उसको मेंशन नहीं करा है, वो आप उसी क्लास से देख लेंगे। यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट था उसको डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ से क्लास हमारी किसकी स्टार्ट हो चुकी है? फैक्चुअल पॉइंट की। तो बस एक क्लास कल लेंगे हम किसकी? कला की। और कला के साथ इसके थोड़ी सामाजिक जीवन को देखते हुए हम इसके फैक्चुअल, मतलब कल से ही, आज से ही हम इसके फैक्चुअल पॉइंट में आ चुके हैं। अब तो हम इसके फैक्चुअल पार्ट्स पे ही बातें करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है बच्चों? तो यहाँ तक का समझ में आ गया। नाम याद रखना इसका, मोहम्मद रफीक गुल। मोहम्मद रफीक गुल ने गढ़वाली वाला की खुदाई में योगदान दिया था। ठीक है? आगे चेक करते हैं।
समझ में आ गया। सिंधु घाटी सभ्यता के पाए गए जो स्थल थे उनमें 6 बड़े नगर थे, 6 बड़े नगर वो रहे ये। आगे समझो, देखें एक बार देख लेना आप लोग कि आप लोगों को बिल्कुल सही दिखना चाहिए, जरा सा भी वो नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा बच्चों मैं बार बार बताता हूँ, हमारे कोचिंग क्लास संस्था जो मेरी हमारा कोचिंग सेंटर है, हमारा क्या है आप लोग का ही कोचिंग सेंटर है, नाम है श्री चैतन्य कंपटीशन पॉइंट, साथ में हमारा लोगो लगा रहता है श्री चैतन्य कंपटीशन पॉइंट, है ना। तो नाम भी हमारा ध्यान में रखिए। और मेरा नाम मोहित शाह है, मैंने पहले ही बता रखा है, शायद जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए बताया, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, मैंने पहले डाला राखीगढ़ी, राखीगढ़ी क्यों डाला आपको लगेगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ये तो बताया नहीं भाई, हड़प्पा मोहनजोदड़ो मैंने इनसे पहले वाले क्लासों में अच्छे से कवर करा है उसको, कि बाएं तट पे दाएं तट पे। अब आप लोग जैसे मैंने कल कहा था कि मुझे कमेंट में बताएं, तो एक विद्यार्थी है, मतलब एक लड़का है जो पढ़ता है अच्छे से, कल उसने आंसर किए थे, और मैं उसी बच्चे के लिए बोलता हूँ कि बेटा पक्का आपका सिलेक्शन होगा अगर आप किसी तरीके से पढ़ते हो। यकीन मानना रेलवे के जो ये पेपर आ रहे हैं, मैं इस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ, ऑनलाइन में भी देखो बहुत सारा काम होता है यार, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, 3 बैच चलते हैं ना, बहुत सारा काम होता है, उसके बावजूद भी मैं आपके साथ बना हुआ हूँ और कंटिन्यूटी से किसी भी चीज को तोड़ नहीं रहा, बहुत सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। तो बेटा आपने आंसर किया था, आप यकीन मानना पक्का आपका नंबर आएगा, गारंटी आपका नंबर आएगा अगर आप ऐसे ही पढ़ते चले गए तो। मेरी खूब शुभकामनाएं है आपके साथ, ऐसे ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, कुछ भी नहीं छुड़वाऊंगा, सारी चीजें कराता चलूंगा, धीरे धीरे आप लोगों की सारी चीजें कवर होती चली जाएंगी और आपका पक्का नंबर आएगा। बहुत बढ़िया आपने आंसर किया था तो बहुत अच्छा लगा, इसी चीज से उत्साह मिलता है कि ठीक है पढ़ रहे हैं बच्चे तो हम पढ़ाएं अच्छे से, है ना। तो आते हैं, देखो मैं दोबारा से एक बार आपको दिखा रहा हूँ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये मैंने बता दिया है, गढ़वारी वाला ज्यादा कुछ खासियत नहीं, तो सिर्फ पाकिस्तान इतना ध्यान रखना, पाकिस्तान में मिला है। राखी गढ़ी से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती है, तो राखी गढ़ी को देखते हैं। राखीगढ़ी यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में है। अब हरियाणा हमारे भारत में ही है ना, हरियाणा हमारे भारत में है, तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है राखीगढ़ी, और यह स्थल घग्गर नदी से 27 किलोमीटर दूर सरस्वती नदी के मैदानी इलाके में स्थित है। घग्गर नदी मैंने बताया था, घग्गर हकरा नदी हिमाचल प्रदेश से जो चलती हुई नदी, घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से आती हुई है घग्गर नदी। और फिर जो ये घग्गर नदी है, यही घग्गर नदी राजस्थान के आसपास जब आ जाती है तो हकरा नदी बोल देते हैं, और इसी घग्गर हकरा नदी को हम सरस्वती नदी बोल देते हैं। इस सरस्वती नदी का मैंने आपको पीछे बताया था कि ये विद्वान का मत है कि अब ये लुप्त हो चुकी है, पाताल लोक में चली गई है, और पाताल लोक से जाने के बाद ये प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, जहाँ त्रिवेणी संगम है प्रयागराज में गंगा यमुना के साथ मिलती है, और वहीं पर संगम है त्रिवेणी संगम। तो इस सरस्वती नदी के बारे में मैंने बताया था। तो जो राखीगढ़ी है वो हरियाणा के हिसार जिले के पास जो सरस्वती नदी का मैदानी भाग था, उस मैदानी भाग में स्थित है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा राखीगढ़ी स्थल कहाँ है, आप बताएंगे हरियाणा में, पूछेगा हरियाणा के कहाँ, आप बताएंगे हिसार में, पूछेगा कि किस नदी के पास, तो घग्गर नदी से 27 किलोमीटर दूर और सरस्वती नदी के मैदानी भाग में, ठीक है ना। ये दोनों नदी बता भी रखे और यहाँ समझा भी दी। राखीगढ़ी हरियाणा हिसार, ध्यान रखें किसके मैदान में, सरस्वती नदी के मैदान में, किससे दूर, घग्गर नदी से दूर, घग्गर और हकरा नदी ये मैंने आपको पहले क्लियर करा रखा है। आगे देखो, इसकी खुदाई अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में की गई थी। अमरेंद्र नाथ जो थे वो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिस दिन मैं हड़प्पा सभ्यता खत्म करूंगा उस दिन मैं ASI की पूरी आपको डिटेलिंग करके जाऊंगा, है ना, पूरी डिटेल आपको बता दूंगा। तो जो ASI के पुरातत्वविद थे, पुरातत्वविद के बारे में भी बच्चों मैंने अच्छे से क्लियर कर रखा है पहली क्लास में, है ना। जो पुरातात्विक सोर्सों के बारे में हमें बताते हैं उन्हें पुरातात्वविद कहते हैं। तो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अधिकारी थे जिनका नाम था अमरेंद्र नाथ। इन अमरेंद्र नाथ ने राखीगढ़ी की खुदाई में योगदान दिया है और इन्हीं के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि राखीगढ़ी की खुदाई में किसने योगदान दिया, अमरेंद्र नाथ ने। एक बार फिर से देखो, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले, सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा नगर,
अभी बताया सारे बड़े नगर थे ये वाला। सिंधु घाटी सभ्यता का बड़े नगरों में से एक नगर ये भी था। पहला पॉइंट कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में। दूसरा पॉइंट किस नदी के मैदानी भाग में? सरस्वती नदी के मैदानी भाग में। तीसरा पॉइंट किस नदी से 27 किलोमीटर दूर है? घग्गर नदी से 27 किलोमीटर दूर है। किसने खोज की? अमरिंदर नाथ ने खोज की। अमरिंदर नाथ कौन? एएसआई के सदस्य, यानी एएसआई के एक अधिकारी, ऐसे बता सकते हैं। एएसआई क्या? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, आगे 2012 2012 ग्लोबल हेरिटेज फंड ने, ग्लोबल हेरिटेज फंड ये क्या है? इस तरीके से लास्ट में क्लासेस होंगी, हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। देखना है मार्कर, ठीक है। अभी आप फिलहाल इतना याद रखेंगे, जो ग्लोबल हेरिटेज फंड है इसने एशिया के ऐसे विरासत स्थलों की सूची शामिल किया है जिनके नष्ट होने की संभावना है। यानी कि 2012 में जो ग्लोबल हेरिटेज फंड है उसने ना ऐसे विरासत स्थलों की सूची बना रखी है कि जो भविष्य में नष्ट हो जाएंगे। तो ग्लोबल हेरिटेज फंड ने ये कहा है कि भाई राखी गढ़ी आगे भविष्य में इसके जो साक्ष्य हैं वो नहीं मिलेंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। तो ये बात किसने बताई है? ग्लोबल हेरिटेज फंड ने बताई है। तो ग्लोबल हेरिटेज फंड ने 2012 में इसे अपनी उन विरासत स्थलों की सूची में शामिल कर लिया है जो भविष्य में नष्ट होने वाले हैं। तो याद रखेंगे, एग्जाम में आएगा कि ग्लोबल हेरिटेज फंड ने राखी गढ़ी को किस सन में अपनी सूची में शामिल किया था? तो सन 2012 में इसे शामिल किया था। और जो नई बुक आई है ना एनसीईआरटी की, उस एनसीईआरटी में ये बताया गया है कि जो राखी गढ़ी है, इस राखी गढ़ी से जो अवशेष मिले हैं उन अवशेषों से ये पता चल रहा है कि भाई सिंधु घाटी की सभ्यता तो 2500 ईसा पूर्व की नहीं थी, ये तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व की थी। ये नई एनसीईआरटी के बातें हैं। तो एनसीईआरटी जो बुक्स आती हैं नई, वो हमें पढ़ लेनी चाहिए। अगर आप नहीं भी पढ़ते, आप बिल्कुल दिक्कत मत मानो, आपके लिए उनको हम पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे इस पे ध्यान दो, आपको कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है कि 10,000 ईसा पूर्व की है। तो राखी गढ़ी ध्यान होना चाहिए। हरियाणा का हिसार जिला, अमरिंदरनाथ में खुदाई करवाई, सरस्वती के मैदानी इलाके में है। और 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड है उसने इसे उन सूची में शामिल किया है जिनके नष्ट होने की संभावना है। क्लियर हुआ बच्चों राखी गढ़ी के बारे में? कितना तो बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले, सब यही लिख रखा है। खुदाई अमरिंदरनाथ के नेतृत्व में 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिनके नष्ट होने की संभावना है। तो सब समझा दीजिए अच्छे से। अच्छा, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना, यूरोप, लैटिन अमेरिका, ये सारी बातें मैं आपको ज्योग्राफी में समझाऊंगा, आप एकदम से बढ़िया कर जाएंगे। ठीक है, फिर आगे का डिटेल देखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से। ये देखो बच्चों, क्या सही दिख रहा है साफ सबको? कैमरे में देखो एक बार, रिफ्रेश होना दे, कुछ कट तो नहीं रहा? ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो, इसकी खुदाई से यह बताया गया है कि हड़प्पा वासियों का अनुवांशिक मूल 10,000 ईसा पूर्व का है। इसका मतलब है कि भाई 10,000 ईसा पूर्व के पहले के हैं ये। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो तो 10,000 ईसा पूर्व की हो गई। सही बात नहीं है? ठीक है, अब प्रोफेसर शिव राखी गढ़ी से जुड़े शोधों पर एक किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिख रहे हैं। प्रोफेसर शिव हैं, उन्होंने राखी गढ़ी से जो जुड़े साक्ष्य हैं उस पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये प्रोफेसर शिव हैं जिन्होंने भी इसमें योगदान दिया है। किसमें? राखी गढ़ी में। तो राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार में। किसने खुदाई में किसने योगदान दिया? अमरिंदर नाथ ने। किस नदी पर? सरस्वती नदी के मैदानी भाग में, है ना। और ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे 2012 में उस सूची में शामिल कर लिया जिसके नष्ट होने की संभावना है, आने भविष्य में खत्म हो सकती है। और नए शोधों से पता चला है कि ये 10,000 ईसा पूर्व की अनुवांशिक, मतलब जेनेटिक जो चीजें होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है, तो उनके अवशेष जो बचे हुए थे उन अवशेषों पे अनुवांशिक डीएनए परीक्षण किया और डीएनए परीक्षण से ये पता चला कि भाई ये जो सभ्यता ये तो 10,000 ईसा पूर्व की सभ्यता है। इस तरीके से फिर प्रोफेसर शिव जो है उन्होंने भी इसमें बहुत सारे इसके जो शोध हुए हैं राखी गढ़ी में, जो रिसर्च हुई है उसमें प्रोफेसर शिव ने भी बहुत सारा काम किया। तो उनके अनुसार वो उस पे एक बुक भी लिख रखे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
तो कई बार दूसरी पूछी जाती है पेपर में, तो बता देंगे आप लोग, गलत नहीं करना बच्चों बिल्कुल भी। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं हम किसकी, राखी हुआ पूरा, थोड़ा जरा अब जरा समझना अभी राखी गढ़ी में और जो पॉइंट्स बच रहे हैं। अब आप लोगों को ना, अभी मैंने क्या बताया था फ्रैक्चर पॉइंट में, आज की जो क्लास है मैंने उसमें बड़े नगर डिस्कस किए कि बड़े नगर है। अभी भी इसके अंदर 3-3 4-4 पॉइंट और हैं, वो 3-3 4-4 पॉइंट मैं पूरे चार्ट से बताऊंगा आप लोगों को। समझाया था ना मैंने कि सारे के सारे नीचे एक एक पॉइंट लिख दूंगा कि राखी गढ़ी, उसके नीचे सारे पॉइंट आ जाएंगे धोलावीरा, उसके नीचे सारे पॉइंट मोहनजोदड़ो, सारे पॉइंट लोथल, सारे पॉइंट ऐसे कर देंगे, चार्ट कवर हो जाएगा। पेपर में चार्ट को पढ़ के जाना, फैक्चुअल पार्ट पूरा कवर आपका। ठीक है, अब आ जाओ इसमें देखो धौलावीरा, तो सही पहले तो यही पूछ लेता है कि धौलावीरा स्थित कहाँ पर है। तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ है, ये भचाऊ भजाऊ नहीं भचाऊ, भचाऊ तालुका में स्थित है। ध्यान रखेंगे, गुजरात के कच्छ जिले में है धौलावीरा। इसकी खोज जेपी जोशी ने 1967 में की थी। यहाँ से 10 बड़े शिलालेख मिले हैं जिन पर सिंधु लिपि लिखी है। अब देखो धौलावीरा से 10 बड़े शिलालेख लिखे हैं, शिलालेख यानी कि पत्थरों पे जो लेख लिखते थे, है ना, तो जिन पे सिंधु लिपि लिखी है। और सिंधु लिपि कैसी थी, बोस्त्रोफैदन, सिंधु लिपि के बारे में एंड क्लास में डिस्कस करूंगा। तो सिंधु लिपि कैसी थी, बोस्त्रोफैदन, यहाँ के व्यापार, सिंधु के व्यापार, सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यापार के बारे में भी एंड क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल इनके कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स है, उन पे डिस्कस करा है हमने। अब सोचो अगर एक साथ सारे फैक्चुअल पढ़ा दूंगा ना यार, तो वो भी याद नहीं होने की, तो कम से कम ऐसे पढ़ो कि आपको याद भी हो, इंटरेस्ट भी है। तो अब ध्यान रहेगा भाई, राखी गढ़ी हरियाणा हिसार, धौलावीरा कच्छ गुजरात, सही बात नहीं है, धौलावीरा कच्छ गुजरात, खोज जेपी जोशी, और राखी गढ़ी की खोज अमरेंद्र नाथ। यहाँ से 10 बड़े शिलालेख मिले जिन पर सिंधु लिपि मिली, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं गया। अगर लिपि पढ़ी नहीं गई तो काल कौन सा इतिहास था, आदि ऐतिहासिक काल। ये सब चीजें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर भी कर दी दोबारा, और पहले भी पढ़ा रखी है कि किसे प्राग ऐतिहासिक बोला था और किसे आदि ऐतिहासिक बोला है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ना यार। धौलावीरा के निवासी जल का संरक्षण जानते थे, दैट मीन्स ये टेक्निक जानते थे कि जल को संरक्षित कैसे करना चाहिए, है ना। जैसे आज रिजर्व वाटर बनाए जाते हैं ना, रिजर्वायर बनाए जाते हैं जिसमें वाटर को रिजर्व करके रखा जाता है, इसी प्रकार जो धौलावीरा के लोग थे वो भी पानी को संरक्षित करना जानते थे। तो कुएं बना लेना या बावड़ी बना लेना, इस तरीके से घरों में ही कुछ इस तरीके से समायोजित कर देना पानी का, जिसके अंदर जल जमा रहे, जल का जमाव रहे, जल स्टोर रहे। तो टेक्निक जानते थे वो धौलावीरा के निवासी जल के संरक्षण की। ठीक है, नेक्स्ट, धौलावीरा से खेल का मैदान, स्टेडियम भी मिला है, एक खेल का मैदान भी मिला है धौलावीरा से, इसको दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, है ना। फिर अच्छा, आप ये मत सोचना कहते दिखाऊंगा दिखाऊंगा, भाई पक्का दिखाऊंगा। क्लास के अंदर समय का बड़ा अभाव है। अगर मैं यहाँ पर इन क्लास में एक एक चीज लेकर आने लग जाऊँ तो क्लास एक एक घंटे सवा सवा घंटे की हो जाएगी यार, जो आप देख नहीं पाओगे। तो जितनी इमेजेस है ना, एंड क्लास में सारी इमेज दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट लेते चले जाना, सेट हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, तो धौलावीरा से खेल का मैदान भी मिला है, और धौलावीरा से 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम भाग और पिछला भाग। जो धौलावीरा था, जो धौलावीरा नगर था, वो 3 भागों में था। एक था दुर्ग भाग, एक था मध्यम भाग और एक था निचला नगर। यानी दुर्ग नगर, मध्यम नगर और निचला नगर। दुर्ग में तो शासक रहते थे, मध्यम वर्ग में उनसे छोटे, और निचले नगर में कामगार लोग जो बिल्कुल निचले स्तर के लोग थे, मतलब निम्न स्तर के लोग थे, वो रहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से धौलावीरा को 3 भागों में बांट रखा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका। तो धौलावीरा समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने इसका। आगे चलो, अब आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा कालीबंगा। तीनों हो गए थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मैंने पहले समझा दिए थे आप लोगों को किस नदी के तट पर है, और इनके फ्रैक्चर पॉइंट फिर दोबारा बता देंगे। देखना सही दिख रहा है कहीं, शार्प देखो एक बार, ठीक है पूरा दिख रहा है इसमें। ठीक है, अब देखो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो अब इसका भी पोर्शन पता चल गया, राखी गढ़ी पता चल गया,
धौलावीरा पता चल गया और कालीबंगा पता चल गया। तो कालीबंगा कहाँ है? यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर है। यानी राजस्थान में जो घग्गर नदी है उस घग्गर नदी के बाएं तट पर है, हनुमानगढ़ जिले में। क्या? कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ तुम पेपर में पूछे कि कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो काले रंग की चूड़ियां, ये अर्थ है कालीबंगा का। इसकी खोज कब हुई थी? 1951 में जो खोज की थी वो की थी इन्होंने, नाम है अमलानंद, है ना, अमलानंद घोष ने की थी। तथा 1961 में बीबी लाल व बीके थापर के दिशा निर्देश से व्यापक खुदाई की गई थी। ध्यान रखेंगे, जो पहली बार काम किया इस पे वो क्या था? अमलानंद ने। और जो दूसरी बार काम किया वो क्या? बीबी लाल ने और बीके थापर ने। ठीक है ना। यहाँ से जुटे हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि खेतों में उगाई गई जो चीजें थी उनके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। जो खेत जोत रखे थे तो जुताई के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले? कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां। कहाँ से मिला? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से। इसके पास घग्गर नदी के बाएं तट पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के भवन कच्ची ईंटों के थे तथा ईंटों पर अलंकृत के साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब कि साज सज्जा जो मिली है यहाँ की ईंटों पे मिली हुई है। और ईंटें कैसे थे यहाँ के? कच्ची ईंटों के यहाँ के भवन बनाए गए थे। किसके? कालीबंगा के। ठीक है, आगे देखें। कालीबंगा, कालीबंगा से थोड़ा क्या बोलते हैं इसे, मैंने यहाँ थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है बच्चों, हल्की सी, जिससे ये पूरा कवर हो। कालीबंगा, कालीबंगा से शवों के अंत्येष्टि, ये दो बार लिख दिया, शवों के, है ना, शवों के शवों, शवों के शवों नहीं, बस एक ही बार लिखना आप। शवों के अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां। शवों के अंत्येष्टि, अंत्येष्टि का मतलब होता है जब व्यक्ति अपना शरीर त्याग देता है, जिसका मतलब है जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसके शरीर को दफनाने की यहाँ पे 3 प्रक्रिया दिखा रखी है। तो उसी को बोला अंत्येष्टि की 3 विधियां। एक थी दाह संस्कार, यानी दाह संस्कार जिसमें हम व्यक्ति को जलाते हैं। एक था पूर्ण समाधिकरण, मतलब व्यक्ति को एज इट इज जैसा होता है ना उसको समाधि दे देते हैं, पूरा जमीन में गड्ढा खोद के उसे एज इट इज, जब मतलब एज इट इज व्यक्ति को रख देते हैं और फिर उस गड्ढे को भर देते हैं, ये होता है पूर्ण समाधिकरण। और एक होता है आंशिक समाधिकरण। और आंशिक समाधिकरण में क्या होता है कि जैसे जिस तरीके से उसको एक मतलब मान लें कि ताबूत में रख करके फिर आपको दफना दे, वो आंशिक समाधिकरण होता है। आंशिक समाधिकरण। तो दाह, पूर्ण और आंशिक, दैट मीन्स शव को दफनाने की 3 प्रक्रिया, एक तो जलाने की और 2 दफनाने की। इतना ध्यान रखिए, ठीक है। आगे इसमें नोट करके पॉइंट लिखा है बच्चों मैंने, जो साहिवाल जिला है इसको पहले मोंटगोमरी जिले कहते थे और 1966 से इसे साहिवाल कहते थे। इस बात को ध्यान रखना कि साहिवाल जिले को पहले मोंटगोमरी, कई बार पेपर में आता है कि जो साहिवाल जिला है वो पहले किस नाम से जाना जाता था, तो मोंटगोमरी के नाम से जाना जाता था। अच्छा, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, मैं उसको बताता हूँ। ये देखो, जो हमारा हड़प्पा था, हड़प्पा के कुछ पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिए हैं, कुछ पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिए हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। वहां पर सारा पढ़ा दिया था, जो कुछ बचे थे वो यहाँ कर दिए, बड़े नगरों में था इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा मेंशन कर दो। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। अब ये देखो, अब कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने लिखा, पहले मैंने लिखा था हड़प्पा साहिवाल जिले के, पाकिस्तान के साहिवाल जिले में, और अब मैंने लिखा मोंटगोमरी, यानी कि साहिवाल को ही पहले मोंटगोमरी कहते थे। याद रखना, साहिवाल को ही पहले मोंटगोमरी कहते थे। कभी अगर मोंटगोमरी आया तो कंफ्यूज नहीं होना, सीधा लगा देना, ठीक है भाई, ये तो हमें पता है। अभी हमें देखो, यह पाकिस्तान, यानी कि हड़प्पा कहाँ मिला? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा था। जो स्टुअर्ट पिगट थे उन्होंने इसे क्या कहा था? अर्ध औद्योगिक नगर कहा था। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी यहाँ पर, जैसे चीजें बनती थी, है ना, मिट्टी बनती थी, मिट्टी जो थी उसे पकाया जाता था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर दिखाई दिया, तो इसे अर्ध नगरीकरण, अर्ध औद्योगिक नगर कहा। तो इसने स्टुअर्ट पिगट ने, और पिगट ने ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था, उन्होंने समझाया था। पिगट ने ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था।
इस नगर की रक्षा के लिए पश्चिम में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था, किसका? हड़प्पा का। जिसे जिस टीले पर ये दुर्ग का निर्माण था, उस टीले को माउंट एबी कहा था। व्हीलर, याद रखेंगे इस पॉइंट को। यानी कि हड़प्पा जो था, इस जो हड़प्पा हमारी सभ्यता थी, उसकी रक्षा के लिए इसके पश्चिम की तरफ एक दुर्ग का निर्माण कर दिया। दुर्ग मतलब बहुत बड़ा किला बनाया, और वो किला एक टीले पर बनाया था, और उस टीले को नाम देता माउंट एबी। कभी पेपर में आ जाए कि माउंट एबी किस टीले का नाम था, तो आप बताएंगे जिसपे हड़प्पा में एक दुर्ग बनाया गया था। और माउंट एबी उस टीले का नाम किसने दिया था? व्हीलर ने दिया था। किसने? व्हीलर ने दिया था। ये फैक्चुअल पॉइंट है, याद रखने पड़ेंगे। देखो आप लोगों को इसमें, इसलिए मैंने कहा कि जो वहां से छूटा था वो मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, आज थोड़ा ज्यादा फैक्चुअल हो गया, तो आप ना हड़प्पा तक ही रख लो, यहीं तक रख लो। मोहनजोदड़ो को मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा, फिर एक बार इसको दोबारा से मतलब आप लोगों से फटाफट पूछ करके फिर आगे चलते हैं। आप हड़प्पा तक रखो, मोहनजोदड़ो का है स्लाइड में, मोहनजोदड़ो भी मैं उसे करा नहीं रहा हूँ, फिर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, फैक्चुअल पॉइंट जाएगा, क्योंकि उस वाले में ना मुझे समझाना बहुत ज्यादा है मोहनजोदड़ो। और अब इससे हम किस में एंट्री कर गए? अपनी फैक्चुअल क्लास में एंट्री कर गए, सिंधु सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की। तो अब आप लोग मेरे साथ फैक्चुअल क्लास में चलेंगे। आज मैंने जितना पढ़ाया है इसे अच्छे से पढ़ना। कल मैं पूछूंगा आप लोगों से कि किस तरीके से आपने पढ़ा है, और फिर आप मुझे कमेंट में बताएंगे जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अब ध्यान रखना, कल हम मोहनजोदड़ो करेंगे, कल हम इसकी कला के बारे में करेंगे, कल हम इसके समाज के बारे में करेंगे। तो कल की क्लास जो है वो थोड़ी लंबी क्लास होगी, ठीक है। आज फैक्चुअल ज्यादा हो गया, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा बंद कर दिया बीच में ही, मैं यहीं पे रोकता हूँ, इसको आगे पढ़ाता हूँ। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जैसे आपको बताया है 11:30 बजे से जीएस मिलेगी, और शाम को 4 बजे से मैथमेटिक्स मिलेगा। और लगभग कुछ समय में काम शुरू कर रखा है मैंने, कुछ समय बाद आपको डेली रात को 9 बजे स्टैटिक जीएस विद करंट अफेयर मिलेगा, ये वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। पढ़ते रहें अच्छे से, है ना, बने रहें, जुड़े रहें, और इसी प्रकार से जैसे आप लोग हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप आंसर करते हैं, वो हमें बताते रहे, तो अच्छा लगता है आपको पढ़ाना। खूब बढ़िया मेहनत से पढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा, धन्यवाद।